देखो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे, जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो होता कैसा है। देखो, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, जिसकी प्रकृति होती है वास्तविक व उल्टी। कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। अब देखो, इसमें हमें ये बताया गया है कि जब बिंब कहाँ रखा हुआ हो, अनंत पर। देखो, पहली स्थिति में बिंब कहाँ रखा होता है? अनंत पर रखा होता है। ठीक है। अब देखो, ये इसका ध्रुव हो गया, ये फोकस दूरी हो गई, ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया? अनंत। अब जैसे ये बिंब प्रतिबिंब बिंब कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो, यहाँ से प्रकाश की किरण ये जा रही है और यहाँ से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ये वाली किरण भी इधर से जाके मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदित करती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रतिबिंब उस स्थिति पर उस जगह पर बन रहा होता है जहां पर दो प्रकाश किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। तो देखो, यहाँ परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदित करेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? कहाँ बनेगा? इसमें एफ पर बनता है। साइज कैसी होगी? अत्यंत छोटी। कैसी होगी? अत्यंत छोटी। इसकी क्या होगी? साइज होगी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी प्रकृति कैसी होती है अवतल दर्पण के द्वारा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। आई बात समझ में? अब इसी तरीके से जो दूसरी प्रकृति हो, दूसरी कंडीशन होगी, वो क्या होगी कि उसमें बिंब आपको कहां पर रखा हुआ मिलेगा? अनंत व सी के बीच में। पहले तो ये बात समझ में आई, इसको वापस देखते हैं। देखो, अगर जब बिंब अनंत पर रखा हुआ होता है, यहाँ पर रखा हुआ होता है, ठीक है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ से ये प्रकाश किरण गई और यहाँ से परावर्तन होने के बाद इस मुख्य फोकस से गुजरी। ये वाले भी प्रकाश किरण गई और परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरी? इस मुख्य फोकस पर। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कहाँ कर रही है? मुख्य फोकस पर। कहाँ कर रही है? मुख्य फोकस पर। इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसमें एफ पर प्रतिबिंब बनता है। और इसके प्रकार साइज कैसी होती है? अत्यंत छोटी होती है। अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई होती है तो हमें कैसी दिखाई देती है? बिल्कुल छोटी, नन्ही सी दिखाई देती है। तो अत्यंत छोटी इसकी साइज होगी। प्रकृति कैसी होगी इसकी? वास्तविक और उल्टी होती है। अब मैं दूसरी कंडीशन पे देखते हैं, दूसरी कंडीशन पर कैसा बनता है। देखो, मैं यहां से इनको मिटा रहा हूं। आप बनाने की कोशिश करना है। बिंब है जो कहां पर होगा? अनंत व सी के मध्य। कहाँ होगा? अनंत व सी के मध्य पर होगा। बिंब जब कहाँ बनेगा? देखो, ये तो आप लोगों का रहा अवतल दर्पण। ये क्या रहा आप लोगों का? अवतल दर्पण। ठीक है, हो गया अवतल दर्पण। ये इसका क्या हो गया? पोल। और ये क्या हो गया? इसका सेंटर। ठीक है, वक्रता केंद्र। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या के बीच का ये बिंदु मुख्य फोकस। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये अनंत। अब हमारी कंडीशन क्या थी? देखो, कि बिंब कहाँ रखा था? अनंत व सी के मध्य में। ठीक है, तो हम बिंब को अनंत व सी के मध्य में रखते हैं। ये रख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अब देखो, प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए या प्रतिबिंब आरेख बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। और दो किरणें हमको इस तरीके से चूज करनी होती है कि उनको गुजारना सुटेबल रहे। देखो, यहाँ से एक प्रकाश किरण सीधी जाएगी, यहाँ पर टकराएगी। ठीक है। अब यहाँ से परावर्तन होने के बाद एक कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। कहां से गुजरेगी? ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। गुजर गई। ठीक है। अब दूसरी किरण देखो, हम गुजारेंगे इसको इधर से, यहां से गुजरेगी और यहाँ टकराएगी। अब टकराने के बाद ये इसके समांतर इधर जाएगी। ठीक है। तो अब ये दोनों एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेदित कर रही है? यहाँ पर। एक दूसरे को कहां पर काट रही है? यहाँ पर काट रही है। बात समझ में आ गई? तो ये एक किरण ये गई थी, परावर्तन के बाद इधर आई, और एक किरण ये गई थी, परावर्तन के बाद ये इधर आई। ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ, अब प्रतिबिंब कहाँ बना? सी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी व एफ के मध्य। बात समझ में आ रही है?
प्रतिच्छेदित कहाँ कर रही है भाई, इस जगह पर कर रही है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी व एफ के मध्य में। अब इसकी साइज कैसी होगी, कैसी होगी, बड़ा या फिर छोटा, कैसा होगा, छोटा। जो अत्यंत छोटा था ना उससे थोड़ा बड़ा होगा, बोल सकते हो आप इसको छोटा। कैसा बोल सकते हो, छोटा। और प्रकृति आपको पता है ही कैसी होगी, वास्तविक व उल्टी कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो हम तीसरी कंडीशन देखते हैं इसी पर, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन में, ये तो कौन सी कंडीशन हो गई थी दूसरी। अब देखो तीसरी कंडीशन में क्या होगा, तीसरी कंडीशन में ये बिंब है, बिंब को कहाँ रखवाएगा हमसे, सी पर। बिंब कहाँ रखा होगा, सी पर। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो बना के देखेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी साइज क्या होगी, ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या होती है, ठीक है। अब देखो देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं और वापस आपके सामने ही बनाऊंगा इसको, देखो। अब इसको वापस से बनाते हैं। ये सेंटर हो गया था, ये वो हो गई वक्रता त्रिज्या, ये मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये अनंत हो गया। अब देखो इसमें हमको बिंब कहाँ रखवा रहा है, सी पर। हमने ये बिंब कहाँ रख दिया, सी पर रख दिया, ठीक है। अब बिंब सी पर हो गया, तो हम देखते हैं कि जो ये प्रकाश किरण जाएगी इससे, तो ये टकराई, इस अवतल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होते हुए गुजरती है। बात समझ में आ गई। अब जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो हम गुजारेंगे इसके मुख्य फोकस से। किससे गुजारेंगे, मुख्य फोकस से। ये गुजरी, ठीक है। अब गुजरने के बाद देखो ये इधर जाके काटेगी इसको, यहाँ पर कहाँ काट रही है, यहाँ पर। ये थोड़ी सी देखो तिरछी खींच गई थी ये वाली लाइन, ये ऐसे नहीं आएगी, यहाँ से आएगी, देखो ये थोड़ा सा यहीं से तिरछा हो गया था, ऐसे जाएगी और ये अब ऐसे आएगी यहाँ से, इस तरीके से। तो ये जो लाइन है ये इसको कहाँ पर प्रतिच्छेदित करेगी, इस जगह पर, लगभग सी पर प्रतिच्छेदित करती है। बात समझ में आ रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना इसमें, सी पर। बिंब कहाँ था, सी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर। साइज कैसी होगी, वस्तु के बराबर कैसी होगी, वस्तु के बराबर। और प्रकृति कैसी होगी इसकी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आई। अब अगली कंडीशन है वो आप बना के बताओ मुझे। देखो अगली कंडीशन 4 नंबर है, इसमें क्या होगा, बिंब रखा होगा। देखो बिंब कहाँ पर रखा होगा इसमें, सी व एफ के मध्य। कहाँ रखा होगा, सी व एफ के मध्य। तो आप मुझे बना के बताओ कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, साइज क्या होगी और इसकी प्रकृति क्या होगी, ये बना के बताओ। चलो बनाओ। तो अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग है, एक तो टॉर्च में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है। इसके अलावा जो सर्च लाइट होती है, कौन सी सर्च लाइट होती है, वहां किया जाता है। इसके अलावा जो वाहनों का अग्रदीप होता है, किसका, वाहनों का अग्रद्वीप होता है, वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो सेविंग दर्पण में, कहां पर किया जाता है, सेविंग दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है, चेहरे को बड़ा करके देखने के लिए। और इसके अलावा कहां पर किया जाता है, देखो दंत चिकित्सक के द्वारा। किसके द्वारा, दंत चिकित्सक के द्वारा दांतों को बड़ा करके देखने के लिए, दांतों को बड़ा करके देखने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो किया जाता है, जो बड़ी बड़ी सौर भट्टियां होती है ना, कौन सी, सौर भट्टियों में भी इसका है जो उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई।
अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। क्या पढ़ते हैं? उत्तल दर्पण। देखो हमने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण होता है क्या? उत्तल दर्पण वह होता है जिसका वक्रत परावर्तक पृष्ठ, क्या? परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता। अब ये बनता कैसे? ऐसे बनता है ये। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरीके से आप बना सकते हो। तो अंदर से पॉलिश कर दी, ये क्या हो गया? इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है ये कहाँ पर किया जाता है? सबसे पहली बात तो ये कि उत्तल दर्पण को वाहनों का पश्च दृश्य या पीछे का दृश्य देखने के लिए, कहा? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है तो आप क्या बताओगे? वाहनों का जो पीछे का दृश्य होता है उनको देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण है जो पीछे से आ रहे वाहनों को छोटा करके तथा जो उनकी वास्तविक गति होती है उसी के साथ बताता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों का पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो सुरक्षा दर्पण होते हैं ना, कौन से दर्पण? सुरक्षा वाले। सुरक्षा दर्पणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? इनको देख लो। अब हम देखते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो देखो दर्पण के ध्रुव से जो बिंब की दूरी होती है, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी को u से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी v से लिखते हैं। ये सब किससे होंगे? दर्पण के ध्रुव से। और दर्पण के ध्रुव से जो फोकस दूरी होता है उससे h से लिखते हैं। इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है। क्या? तीनों के बीच में एक संबंध होता है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? दर्पण सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या होगी? यहाँ पर आपकी बिंब की दूरी होगी, ये प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी, ये प्रतिबिंब की दूरी होगी, ये बिंब की दूरी होगी और ये क्या होगी? फोकस दूरी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? वापस देखो दर्पण सूत्र क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी और दर्पण के ध्रुव से ही प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी f, इनके बीच में एक संबंध होता है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये दर्पण सूत्र क्या है? 1/, प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/, बिंब की दूरी बराबर 1/, फोकस दूरी। इसी को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। अब देखो एक और हम पढ़ेंगे आवर्धन। क्या पढ़ेंगे? आवर्धन। देखो ये आवर्धन होता क्या है? देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, वह बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। देखो होता क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे बिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। इसी को क्या कहते हैं? आवर्धन। आप इसको लिख सकते हो एच डैश अपॉन एच। ये क्या होता है? आवर्धन होता है। बात समझ में? आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और बिंब की ऊंचाई एच, यही क्या होगा? आवर्धन होता है। बात समझ में? अब देखो हम देखेंगे दर्पण सूत्र से संबंधित प्रश्न और
आवर्धन के सूत्र से जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। चलो देखिए, इससे पहले आप लोग छापिए इसे। प्रश्न क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, इससे कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों? बिंब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बिंब। बिंब को किससे लिखते हैं? यू से, ठीक है। बिंब रखा हुआ है कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर? अब जब बिंब रखा होगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो जो चिन्ह परिपाटी है उसके अकॉर्डिंग उसके ध्रुव से क्या मापी जाती है? दूरी। और बाई साइड की दूरी किसमें होती है? ऋणात्मक में। किसमें होती है? ऋणात्मक में। बात समझ में आ गई? आगे दे रखा है उसकी फोकस दूरी। क्या दे रखी है? फोकस दूरी ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई या नहीं आई? और पूछा क्या है इसने कि प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है और इसकी प्रकृति पूछी है। अर्थात पूछा क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखो, अब ये दे दिया बिंब की दूरी, फोकस दूरी दे दी, पूछ क्या लिया? प्रतिबिंब की दूरी। तो लगेगा क्या इसमें? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बात समझ में आ गई? देखो, करो इसको, जल्दी जल्दी करो। अब करके बताओ। मैंने दर्पण सूत्र यहाँ लिख दिया है, करने की कोशिश करो कि कैसे होगा। हल करो इसको जल्दी जल्दी। देखो, करते हैं इसको। अब ऐसे हो सकता है कि इसका मैं कुछ पक्षांतरण करके कुछ चीजें हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। अभी यहाँ ये जो है 1/f, क्या है ये? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्या मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ? क्या इस वाली को, केवल इस वाली चीज को इधर लेके आ सकता हूँ? बिल्कुल लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बनेगी इक्वेशन। 1/f माइनस 1/u प्लस, सॉरी, बराबर क्या बचेगा अब इधर की साइड? 1/v। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू रख दो। 1/15 माइनस है, और ये क्या है? माइनस 1/10। ये किसका है? माइनस का, बराबर 1/v। बात समझ में आ गई? अब देखो इसको ऑल सॉल्व करते हैं, कोष्टक हटाते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा? 1/ प्लस, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या बन जाता है? प्लस। ठीक है, बात समझ में तो आ रही? अरे आ रही या नहीं आ रही? तो 1/10 बराबर 1/v। कितना हो गया? बताओ बताओ कितना हो गया? 30। अरे हुआ या नहीं हुआ? एलसीएम तो कितना आया? 2 + 3 बराबर कितना हो गया? 5/30। ठीक है, अरे हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब इसको काटो, 1/6। ठीक है, ये आया। अब 1/6 बराबर में क्या था? 1/v। तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, क्या हो गया? v/6। बात समझ में आ गई? तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 6 सेंटीमीटर दूर, दर्पण के पीछे। प्लस में आ रहा है ना? किस में आ रहा है आंसर? प्लस में। तो देखो, इसमें पूछिए प्रतिबिंब की स्थिति। क्या पूछिए? प्रतिबिंब की स्थिति। तो स्थिति क्या आई? प्लस में आंसर आ रहा है। किस में आ रहा है? प्लस में। तो क्या लिखोगे? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर। कितनी सेंटीमीटर दूरी पर होगा? 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। ये तो आंसर ये हो गया स्थिति। और इसकी प्रकृति क्या होगी? देखो, प्रकृति होती क्या है आपको पता होगा कि जब अवतल दर्पण है तो उसकी प्रकृति आभासी कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आई बात समझ में? छाप लो इसको ऐसे कैसे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक है, इसको करके बताओ, इसको बना के बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। ठीक है, बना के आंसर कमेंट में करो कैसे बनेगा। देखो,
ठीक है, जल्दी करो जल्दी, अब तक तो बना लिया होगा, ठीक है, नहीं बनाया तो बनाते रहना। एक बार वापस देखते हैं, देखो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से, फोकस दूरी कितनी है उत्तल दर्पण की 10 सेंटीमीटर, कोई बिंब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, बिंब कहाँ रखा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी। देखो जो ये बिंब की दूरी है ये कितनी है भैया, बिंब की दूरी 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो बिंब की दूरी होगी, बिंब कहाँ रखा होगा बाईं ओर, तो बाईं ओर की दूरी किस में आती है ऋणात्मक में आती है, और ये फोकस दूरी किस में आएगी धनात्मक में। अब पूछा है क्या है प्रतिबिंब, पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वही दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका दर्पण सूत्र रहा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो 1/f माइनस ये प्लस की जगह किसका होगा माइनस का 1/u बराबर 1/v। अब इस फॉर्मूले में आप इक्वेशन रखो, ठीक है, रखोगे तब क्या मिलेगा, देखो 1/10, थोड़ा नीचे देखते हैं, 1/10 माइनस 1/5, ठीक है, ये भी माइनस का बराबर 1/v। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/10 प्लस 1/5 बराबर 1/v होता है। एलसीएम आपको पता है कितना आएगा 10, कितना 1 और कितना 2, कितना आया 3/10, काटेंगे देखो कटता है क्या, ठीक है, काट के देखो 3 एकम 3, 3 3 9/3, ठीक है, इतनी बार कटता है, बात समझ में। अब देखो ये आ गया हमारे पास में 1.333/1/v, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, v अपॉन कितना आया 3, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब बनेगा कहाँ दर्पण के पीछे, कहाँ बनेगा दर्पण के पीछे, ठीक है, इतनी सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, दर्पण के पीछे 3.33 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी आभासी और सीधा बनेगा। बात समझ में आ गई, उतारो इसको छाप लो। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, क्या पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखो क्या होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, कौन से माध्यम से पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश करता है दूसरे माध्यम में प्रवेश करता, ठीक है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब वह पथ से क्या हो जाता है परिवर्तित, क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं आप विचलित हो जाता है, क्या हो जाता है विचलित, विचलित हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो आप ऐसे भी बोल सकते हो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मार्ग का विचलित होना ही क्या कहलाता है अपवर्तन कहलाता है। देखो समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये एक माध्यम है, ठीक है, ये क्या है कोई माध्यम है, अब एक माध्यम तो ये रहा माध्यम सेकंड, और एक माध्यम ये रहा माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम फर्स्ट किसका है हवा का, ठीक है, और ये आपका हो गया कोई भी ठोस ले सकते हो, ठीक है, ठोस माध्यम है, ठीक है। अब माध्यम एक से देखो, माध्यम एक है हवा, इससे प्रकाश आएगा, माध्यम दो की सतह पर गिरेगा, ठीक है। अब जब ये माध्यम एक के साथ एक से जो प्रकाश आ रहा है दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तब ये होता क्या है कि अपने पथ से विचलित हो जाता है, क्या हो जाता है अपने पथ से विचलित हो जाता
है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बात याद रखना, जब प्रकाश विरल माध्यम से, कौन से माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, कौन से माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तब अपवर्तित जो किरण है ये अभिलंब की ओर झुकती है। किस ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। और सघन माध्यम से, कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। कौन से माध्यम में जाता है, विरल माध्यम में जाता है, तब अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटता है। बात समझ में आ रही है? देखो कैसे हटता है, कैसे नहीं हटता, मेरी बात का याद रखना कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तब अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर तो झुकती है, और जब लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटती है। देखो इसी को देखते हैं, ये तो आपका हवा माध्यम है, ये कैसा माध्यम है बेटा, विरल माध्यम। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। और ये कैसा है, सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम है। जब प्रकाश इस प्रकार से आ रही थी और यहाँ पर ये टकराई, देखो इसको मैं वापस मिटा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से इसको और थोड़ा सा तिरछा करेंगे। ये देखो इस तरीके से आ रही थी, ठीक है, अब यहाँ पर टकराई, अब टकराने के बाद ये अभिलंब है, ठीक है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो ये किस ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर। किस ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर। जब जाना इसको इधर चाहिए था, ठीक है, झुक गई ये। अब देखो ये अभिलंब की ओर झुक गई, यहां तक आई, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, एक अभिलंब। अब क्या होता है, इस अभिलंब से ये थोड़ा सा दूर हट जाती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करता है, तब वह अपने पथ में पथ से परिवर्तित हो जाता है या विचलित हो जाता है। जो ये इसका ये पथ था, जानी चाहिए थी सीधी, और विचलित होकर इधर चली गई। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी, जो अपवर्तित किरण है वो किस ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर। और सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटती है। इस बात को याद रखनी है। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार वापस देख लो, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसी विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तब अभिलंब की ओर झुकता है, तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तब अभिलंब से दूर हटता है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कुछ प्रभाव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ प्रभावों को पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से प्रभाव हैं, कौन कौन से नहीं है। ठीक, इससे पहले आप इसको छापो। तो अब क्या पढ़ना है, अपवर्तन के प्रभाव। क्या पढ़ना है हमको, अपवर्तन के प्रभाव पढ़ना है। ठीक है, तो अपवर्तन के देखो क्या क्या प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोई भी पानी का टैंक है, किसका टैंक है, पानी का टैंक, ठीक है, या पोखर है, पोखर का मतलब तालाब है, ठीक है, जब आप इनको देखते हो, ठीक है, तब क्या होता है कि इनकी जो तली है वो हल्के में ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है कि जब हम किसी पानी के टैंक में या पोखर में देखते हैं तो उसकी तली हमें कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है। इसी ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के प्रभाव के कारण। ठीक, दूसरा देखो क्या होता है, कोई भी मुद्रित सामग्री होती है ना, कौन सी सामग्री, मुद्रित, मुद्रित सामग्री, ठीक है, अर्थात ऐसी सामग्री जिस पर कोई लेख लिखा गया हो, ठीक है, उस मुद्रित सामग्री के ऊपर अगर आप कांच की सिल्ली रखते हो, क्या रखते हो, कांच की सिल्ली, अर्थात कांच का टुकड़ा रखते हो, तब क्या होता है कि ये जो मुद्रित सामग्री है ये हमें मोटी प्रतीत होती है या कुछ उठी हुई प्रतीत होती है। बात समझ में आ रही? तीसरा प्रभाव ये होता है कि जब पानी के गिलास में, किसके गिलास में, पानी के गिलास में, किसमें, पानी के गिलास में जो पेंसिल होती है ना, ठीक है,
पेंसिल को अगर आप आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब अगर आप हल्की सी तिरछी करते हो, क्या करते हो, तिरछी करके रखते हो, तो आपको मुड़ी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है ना मेरी बात। अगर आप पानी का गिलास है, ठीक है, उसमें पेंसिल को हल्का सा तिरछा रखते हो तो कैसी दिखाई देगी, वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा देखो चौथा क्या है, अगर इसी पानी के गिलास में, किसमें, पानी के गिलास में, ठीक है, पानी के गिलास में अगर आप नींबू रखते हो, क्या रखते हो, नींबू, और उसके पार्श्व से या उसके साइड से देखते हो, उसके पार्श्व से देखने पर जो नींबू है वो, नींबू की जो साइज है, नींबू की क्या है, साइज है, वो बड़ी हुई दिखाई देती है। जो नींबू की वास्तविक साइज है उससे कुछ बढ़कर हमें वो दिखाई देता है। बात समझ में आई। तो ये सारे के सारे क्या है, अपवर्तन के प्रभाव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रभाव देखते हैं, ठीक है, जैसे तारों का टिमटिमाना है, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्योदय है, ये सब किसके कारण होता है, अपवर्तन के प्रभाव के कारण ही होता है, ठीक है। उतारो इनको, छापो।